नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट 2 दिवसीय भारत यात्रा पर है और वो सुबह मुंबई पहुंचे। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देश अपने संबंधों को गहरा करने तथा द्विपक्षीय व्यापार एवं वाणिज्य को मजबूती देने के उपाय पर विचार करेंगे। साथ ही ऐसे भी संकेत हैं कि एबॉट की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच लंबित पड़ी परमाणु करार भी कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 5 सितंबर को दोनों देशों के बीच परमाणु करार हो सकता है। You know, the Australian Prime Minister is scheduled to pay a state visit to India from 4 to 5 September 2014. This will be the first meeting between the two prime ministers. The other elements of this program will include the ceremonial reception in Rashtrapati Bhavan, laying of the wreath at Rajghat and at India Gate. He will interact with the business community both in New Delhi and in Mumbai. He will visit AIIMS. He will also visit Mumbai University, and he would also visit a cricket stadium in Mumbai. Our relations have grown significantly after the adoption of economic reforms in India and Australian participation in the Asian revival. The shift of gravity towards Asia has brought India and Australia relations into closer focus. Indian investments in Australia are particularly in the resource sector, and they have grown over time, totaling over $10 billion. And there are many more that are in the pipeline. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश में 3 दिनों से चल रही पुलिस एकेडमी की राष्ट्रीय सेमिनार के समापन समारोह में जयपुर पहुंचे। वहां पुलिस अफसरों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की तरफ से पाक को 16 बार सफेद झंडे दिखाने पर भी पाकिस्तान नहीं मान रहा है और ना ही कोई रिस्पॉन्स कर रहा है। साथ ही उन्होंने सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को भी बधाई देते हुए कहा कि आज उन्हीं की वजह से पाकिस्तान की सेना के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने इस पूरे संबोधन में पुलिस अफसरों का जमकर मनोबल बढ़ाया। फ्लैग मीटिंग होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। 16 बार हम लोगों ने व्हाइट फ्लैग दिखाया, फिर भी पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मैंने कहा 17वीं बार व्हाइट फ्लैग मत दिखाइए। रात को ही सारे सिविलियंस को वहां से पीछे कीजिए, भारत के रहने वाले जितने हमारे नागरिक हैं उनको पीछे कीजिए, मुंहतोड़ जवाब दीजिए। गंगा की सफाई के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। केंद्र के हलफनामे पर नाखुशी जाहिर करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र को गंगा की सफाई के लिए एक निश्चित समय सीमा बताने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि गंगा कब तक और किस तरीके से साफ होगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार ने जैसा हलफनामा दिया है उससे तो गंगा को साफ होने में 200 साल लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सरकार चरणबद्ध योजना के जरिए आम आदमी को समझ आने वाले एक्शन प्लान लेकर आए और गंगा की सफाई का काम जल्द से जल्द शुरू करे। गंगा की सफाई के लिए कई सालों से काम चल रहा है। 1985 से ये कोर्ट ने नोटिस किया, क्योंकि एफिडेविट में पूरी एक हिस्ट्री दे रखी है। और फिर एक दूसरा पार्ट है जो पेज 10 से लेके 28 तक चलता है। उस पार्ट में दिया है कि क्या क्या प्रपोजल्स हैं। तो इस पे टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट भी किया। तो वो जितना भी लंबा छोटा हो उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है कोर्ट के सामने। और स्टेज बाय स्टेज क्या करोगे इसका भी डिटेल देना ज़रूरी हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पटना में कालाजार उन्मूलन विषय पर एक कार्यशाला में कहा कि वर्ष 2015 तक पूरे देश से कालाजार को समाप्त करना है। साथ ही इसे मिटाने के लिए हम साधन कालाजार उन्मूलन अभियान भी चला रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने नेशनल रोड मैप फॉर कालाजार एलिमिनेशन इन इंडिया जारी किया है। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम आशा करते हैं कि इस अभियान से देश का कोई भी गरीब बच्चा कालाजार से ग्रस्त नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी की उपस्थिति में और शाम को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हमने ये संकल्प लिया है कि बिहार से और बिहार के साथ साथ वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में जहाँ भी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो लगभग 56 हैं काला आजार के मामले अभी भी हो रहे हैं, उसको जड़ से समाप्त करना है। काला आजार के केसेस को देश में ना के बराबर कर दिया जाए, एलिमिनेशन के लेवल तक।
दिल्ली के शाहदरा इलाके से भाजपा विधायक जितेंद्र सिंह से मिलने आए एक अज्ञात युवक ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में विधायक बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि अज्ञात हमलावर ने विधायक के घर के दरवाजे पर भी गोलियां चलाई, लेकिन विधायक को एक भी गोली नहीं लगी। गौरतलब है कि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन हमलावर के हेलमेट पहने होने के कारण से अभी भी उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि हमलावर के साथ आया दूसरा शख्स कुछ ही दूरी पर खड़ा था। दोनों वारदात को अंजाम देकर भागने में कामयाब रहे। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। लगभग 5:25 में मेरे घर की घंटियाँ बजाई। दिन निकला हुआ था तो मैंने सोचा वो कागज वगैरह टेस्ट कराने आते हैं बच्चे, तो मैंने रूटीन में जाकर देखा एक सज्जन खड़े थे, लंबे चौड़े व्यक्ति थे, हेलमेट पहना हुआ था। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोल के पूछा तो कहने लगे 2 कागज टेस्ट कराने हैं। मैं बाहर निकला, उन्होंने कागज मेरे हाथ में दिए, कागज गलती से मेरे से नीचे गिर गया। मैंने फिर उठाया कागज, मैंने कहा रुकिए मैं कागज टेस्ट करके लाऊँ। जैसे ही मैं घूमा दरवाजे के अंदर घुसने लगा, उन्होंने मुझे गिरबान से बाहर खींच लिया और रिवॉल्वर निकालनी शुरू कर दी। तो मेरी उनसे हाथापाई हो गई शुरू। मुझे खींच के लगभग 10-15 फुट तक दूर तक ले गए हो। मैं छुड़ा के भागा तो उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तो एक गोली मेरी टांग के पैर को छूती हुई बिल्कुल दरवाजे में घुस गई, दूसरी गोली गमले में लगी, 3-4 गोलियां उन्होंने शायद चलाई और फिर उसके बाद भाग गए। किसी भी क्षेत्र की सफाई, विकास, बिजली और पानी की जिम्मेदारी क्षेत्र के सभासद की होती है और इन चीज़ों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सभासद अपने क्षेत्र की बोर्ड की बैठक में रखते हैं। लेकिन अगर सभासद खुद ही अपनी जगह किसी प्रतिनिधि को मीटिंग में भेजे तो विकास का ये बढ़ता नज़ारा अपनी दिशा से विपरीत दिखाई देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजीपुर की, जहां महिला सभासद के प्रतिनिधि उनकी बैठक में हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष के तानाशाहपूर्ण रवैये और वर्तमान ईओ के लाड़ साहिबी के चलते नगर पालिका में ये बैठक 6 माह बाद आहूत की जाती है। काफी दिन से चल रहे इस ड्रामे को देखते हुए सभासदों के एकजुट ने मिलकर इस पर आपत्ति जताई, जिस पर अध्यक्ष और ईओ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सभासद प्रतिनिधि विनोद कुशवाहा ने सभासद संजय सिंह का कॉलर पकड़ खींच लिया और बोर्ड की बैठक जंग के मैदान में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि ये प्रतिनिधि नगर पालिका अध्यक्ष के इशारों पर कार्य करते हैं, जबकि इनमें से अधिकतर सभासद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के हैं। कानपुर के बाबापुरवा थाना क्षेत्र में लव जिहाद के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। अभी तक पीड़ित नाबालिग छात्रा ने राजा उर्फ वसीम पर जबरन निकाह करने, धर्म परिवर्तन कराने और जबरन संबंध बनाए जाने की गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब उस मस्जिद के मौलवी मौलाना आजाद इस निकाहनामा को पूरी तरह फर्जी करार देते हुए कहा कि इस निकाहनामे में दिए गए काजी, वकील, गवाहों के नाम और पते बिल्कुल फर्जी है। फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, किसी भी तरह की जो है वो इसमें कोई हकीकत नहीं है। हम खुद इमाम हैं सुफ़ा मस्जिद के और हम पूरे उस रसूख के हम अपना नाम कहीं लिखेंगे तो आज़ाद अब्दुल्ला मज़ाहिरी लिखेंगे और आज़ाद अब्दुल्ला मज़ाहिरी कोई आदमी फ़ोन करेगा तो जो है हम उसका जवाब देंगे। यकीन बंदगान खुदा कोई मुझसे पूछे कि आप कौन है, मैं कहूँ एक इंसान हूँ। आप मेरा नाम क्या है, मेरा एक इंसान नाम नहीं होता। अल्लाह के बंदों में से अल्लाह के बंदे तो सब हैं। तो ये पूरे तौर पर फर्जी है, बिल्कुल गलत है और इस गलत चीज़ को लेकर के बुनियाद बना करके और एक नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है जो बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश के इटावा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉयन सफारी में एशियाटिक शेरों का एक और जोड़ा पहुंचाया गया। ये जोड़ा मंगलवार को लखनऊ के चिड़ियाघर लाया गया। इनकी उम्र 3 से 4 साल बताई जा रही है। इन्हें 2 डॉक्टरों समेत 8 लोगों की टीम के साथ पहुंचाया गया। इससे पहले भी लॉयन सफारी में इसी साल 11 अप्रैल को पहला एशियाटिक शेरों का जोड़ा लाया गया था। तो वहीं डीएफओ चंबल अनिल पटेल ने बताया कि इस महीने में ही बाकी 2 जोड़ों शेरों के और यहाँ पहुंचाए जाएंगे। इसका मूल मकसद एशियाटिक प्रजाति के बब्बर शेरों को बचाए रखने का है। आगे चलकर यहाँ रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा जिसमें वैज्ञानिकों को प्रयोग करने की सुविधा मिलेगी। फिलहाल अभी का फोकस ये है कि सफारी डेवलप होगा तो पर्यटक आएंगे, जिससे जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सैलानियों को रिझाने के लिए जहां 50 हेक्टेयर के कोर एरिया से बाहर 300 हेक्टेयर बफर एरिया में भालू, भेड़िया आदि अन्य जानवर भी लाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2015 तक लायन सफारी शुरू हो जाएगा।
देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है फ्लाई सफारी, और इसके साथ में वो पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के पक्ष में है। और कोई भी पर्यटक आएगा तो केवल आगरा आता है और इटावा नहीं आए लायन सफारी देखने के लिए तो अधूरा रहे, ये उनका ड्रीम है। वो पर्यटक न तो मतलब केवल आगरा तक सीमित रहेंगे, बल्कि हमारे इटावा तक आएंगे। फिर जो हमारा चंबल जो घड़ियाल के लिए फेमस है, लोग वहाँ भी जाएंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वहाँ पे भी लोग जाएंगे देखेंगे। और जो हमारा भी प्लान है कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग का, उसके तहत एक उसी कड़ी का एक हिस्सा है ये, और आगे हम लोग प्लान करेंगे फिर इसको ब्रीड कराने का। बाकी भी जो काम चल रहा है वो आगे इस दिशा में कार्य चल रहा है। लूट की बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाते हुए इटावा के इकदिल थाना पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार 4 लुटेरों को दबोच लिया है। लुटेरों के पास से एक महिला का लूटा गया मोबाइल, अंगूठी व अन्य सामान बरामद किया गया है। साथ ही साथ पुलिस को 2 बाइक और 3 देसी बम भी लुटेरों से प्राप्त हुए हैं। दरअसल इकदिल पुलिस थाना के एसओ राधा मोहन द्विवेदी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिरारी गांव के सामने स्थित बाग में कुछ युवक लूट की साजिश रच रहे हैं। तुरंत ही एसओ ने क्राइम ब्रांच की टीम के साथ घेराबंदी शुरू की तो लुटेरों ने पुलिस टीम पर देसी बम से हमला बोल दिया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से भाग नहीं पाए। आरोपियों की पकड़ जाने के बाद पता चल गया कि गैंग का सरगना अमित कुमार प्रजापति है, जो एक पैथोलॉजी का संचालक है। जवाब कार्रवाई के बाद अमित कुमार प्रजापति के साथ अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 6/8 और 10/8 को थाना इकदिल क्षेत्र में 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई, जो अपराधियों द्वारा काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल से की गई। क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इस घटना का अनावरण करने के लिए पूरे मनोयोग से लगी हुई थी। इन लोगों ने उन लुटेरों को पकड़ने की कोशिश करी। उनके द्वारा जो देसी बम बरामद हुआ है उससे हमला भी किया गया, मगर ये लोग बाल बाल बचे और जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड शायद न हो। हम लोग पूरी मनोयोग से एक टीम बना करके दबिश देके और उनकी जानकारी करके उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली के गांधीनगर स्थित काशीराम कॉलोनी में एक महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। कॉलोनी निवासी रमजान की बेटी हसीना को उसके ही पड़ोस में रहने वाले दबंग कमर अब्बास ने दुष्कर्म करने की कोशिश की, पर पीड़िता के शोर मचाने पर कमर अब्बास ने गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई की और उसके बाद मिट्टी का तेल डालकर पीड़िता को जिंदा जलाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन कॉलोनी में रह रहे लोगों ने तुरंत पीड़िता की जान बचाई। कौशाम्बी पुलिस मारपीट का मामला बताकर 24 घंटे तक मामला दर्ज करने से बचती रही। हम सोचें कि इनके घर में कोई नहीं, नन्नू ऊपर चढ़े और चढ़ के जब देखें कोई नहीं, अंदर घुस रहा, चिल्लाने लगे तेज से, हाथ पकड़ा तो सब हम भाग निकले, हम अम्मा गई सब भाग निकले वहाँ से। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के पास द्वारका के सेक्टर 7 में एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिस कारण लाखों का माल जलकर खाक हो गया। इस भीषण आग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, तो वहीं आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ड्रमों में केमिकल भरा होने की वजह से आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। हमने जब मौके पे पाया तो ये रेजिडेंशियल एरिया ही है और इसके अंदर पेंट और थिनर का एक गोदाम है, जो कि इसके अंदर होना नहीं चाहिए था। 6:01 पे कॉल मिली और ये 150 गज का प्लॉट है जिसके अंदर सिंगल स्टोरी बना हुआ है। उसके अंदर थिनर और केमिकल्स के ड्रम हैं। बाकी जो आसपास में एरिया सराउंडिंग वो खतरे से बाहर है और इसके अंदर जो थिनर ड्रम है वो बार बार फटते हैं। इसको अभी फायर फाइटिंग चल रही है, जल्दी कंट्रोल। देश भर में गणपति जी को विदा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक्टर विवेक ओबरॉय ने भी पूरी विधि और विधान के साथ गणपति जी का विसर्जन किया। विवेक ने पहले तो पूरे परिवार के साथ गणपति जी की पूजा की और फिर पूरे परिवार ने नाचते गाते हुए गणपति जी को अलविदा कहा।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।